अध्याय 261 एक निष्क्रिय स्थिति। ये बुरा है। मुन उजियाओ के चेहरे पर सख्त भाव थे। मुन एंगसू अकेले ही उनके लिए सिरदर्द बनने के लिए काफी थी, और अब एक योद्धा स्तर के प्राणी को नियंत्रित करने में सक्षम एक सम्मनम मेज भी युद्ध में शामिल हो गई थी। एक योद्धा स्तर के प्राणी की ताकत बेहद भयावह थी। अगर वे सावधान नहीं रहते तो उन सभी के लिए मिलकर भी उसका सामना करना मुश्किल हो जाता। और यह भी ध्यान देने वाली बात थी कि युद्ध में किसी भी प्रकार के उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। बिना किसी उपकरण के योद्धा स्तर के प्राणी से लड़ना बिल्कुल हास्यास्पद था। मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगी, जबकि आप लोग इससे निकलने का कोई रास्ता निकाल लें, मुन उजियाओ ने कहा। वो निश्चित रूप से उनमें से सबसे अच्छी उम्मीदवार थी जो अपने पादप तत्व के बल पर फिलहाल दुश्मन को काबू में रख सकती थी, लेकिन वह ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाएगी। मुन उजियाओ ने उसी समय विंड ट्रैक का इस्तेमाल किया। जब उसे एहसास हुआ कि उसका हर कदम बर्फ से चिपक रहा है तो वो चिंतित होने लगी। एक योद्धा स्तर के प्राणी से निपटना ही काफी मुश्किल था, और अब तो उसकी गति भी प्रभावित हो रही थी। वायलेंट मार्क वुल्फ का पहला निशाना शेन मिंगजियाओ निकला, जो उसके सबसे करीब था। शेन मिंगजियाओ दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक घुस चुका था। अगर उसकी विंड ट्रैक थोड़ी तेज होती तो वह बच निकलता, लेकिन बेसिक लेवल का विंड स्पेल वायलेंट मार्क वुल्फ का सामना करने के लिए काफी नहीं था। वायलेंट मार्क वुल्फ के उसकी ओर झपटते ही शेन मिंगजियाओ को तुरंत बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। बेल का जाल। शेन मिंगजियाओ की खतरनाक स्थिति को भांपते हुए मुन उजियाओ ने तुरंत हाथ हिलाया। उसने वायलेंट मार्क वुल्फ के भागने के ठीक रास्ते में एक बेल लगा दी। वो लता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही वायलेंट मार्क वुल्फ ने उस पर कदम रखा, तुरंत ही उसमें से लताओं का एक मजबूत जाल उगाया, जिसका उद्देश्य उस प्राणी को अंदर फंसाना था। हालांकि जैसे ही लताएं वायलेंट मार्क वुल्फ के अंगों तक पहुंचने लगी, उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। लताओं के जाल में फंसने से पहले ही वह उनसे निकलने में कामयाब हो गया। परिणामस्वरूप लताएं पूरी तरह से बेकार हो गईं, जिससे मुन उजियाओ के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। अब उसके लिए मध्यवर्ती स्तर का जादू इस्तेमाल करना नामुमकिन था। इससे शेन मिंगजियाओ और हिंसक निशान वाले भेड़िए एक विशाल पिंजरे में फंस जाते, जो उसे सीधे भेड़िए के मुंह में भेजने के बराबर था। हा, ये तो चूहे बिल्ली का खेल है। शेन मिंगजियाओ को जान बचाकर भागते देख लू झेंगे जोर से हंस पड़ा। उसने पहले सोचा था कि उस लड़के के पास कुछ तरकीबें होंगी, लेकिन पता चला कि मिंगजू विश्वविद्यालय के लोग सिर्फ बातों में ही माहिर थे। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वे इतने साधारण छात्रों को 2 बार अपना प्रतिनिधि भेज रहे थे। पृथ्वी तरंग। शियाओ फैंग नामक युवक ने अंततः अपना बुनियादी स्तर का मंत्र पूरा कर लिया। उसे कुएं में गिरे हुए व्यक्ति पर पत्थर फेंकना बखूबी आता था। शेन मिंगजियाओ पहले से ही हिंसक मार्क वुल्फ द्वारा पीछा किए जाने से परेशान था, फिर भी उसने अपने जादू से उसे उस दिशा के विपरीत खींचने की कोशिश की जिस दिशा में वह भाग रहा था। हालांकि शेन मिंगजियाओ लगातार आगे बढ़ता रहा, लेकिन जमीन के खिसकने के कारण उसके और वायलेंट मार्क वुल्फ के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई। हिंसक निशान वाला भेड़िया अचानक हवा में उछल पड़ा। उसके शरीर पर बने नीले चिन्ह तेजी से चमकने लगे। ये शेन मिंगजियाओ के सिर के ठीक ऊपर उछला और नीचे की ओर गोता लगाते हुए अपने अंगों को फैला लिया। इसके शरीर पर चमकते हुए चिन्हों ने इसकी शक्ति को इसके वास्तविक आकार से कई गुना बढ़ा दिया, मानो यह एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी में परिवर्तित हो गया हो। टकराना। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, जमीन एक विशाल मकड़ी के जाले की तरह फट गई, जबकि प्रभाव से उड़ते हुए पत्थरों से भरी एक जोरदार लहर उत्पन्न हुई। शेन मिंगजियाओ हमले से बचने में कामयाब रहा, लेकिन टक्कर से उत्पन्न झटके ने उसे असहाय रूप से हवा में उछाल दिया। शेन मिंगजियाओ का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। टक्कर के बल से उसके मुंह से खून निकल आया और वो बैरियर की सीमा के पास जमीन पर जा गिरा। सौभाग्यवश शेन मिंगजियाओ का दूसरा तत्व जल था, इसलिए वह ऐन मौके पर अपने ऊपर जल अवरोध बनाने में सफल रहा, अन्यथा इस क्षति से उसकी आधी जान ही चली जाती। शेन मिंगजियाओ को जमीन से उठने में काफी समय लगा। इसी बीच हिंसक मार्क वुल्फ ने उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। उससे 50 मीटर दूर खड़े होने के बावजूद उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और आगे की ओर काटते हुए अपने सामने की जगह को फाड़ डाला। जैसे ही उसने अपने दांत भींचे, शेन मिंगजियाओ ने तुरंत अपने बगल में विशाल दांतों की एक पंक्ति को उभरते हुए देखा। जैसे जैसे वे दांत और स्पष्ट होते गए, उसे अपने सिर की त्वचा सुन्न होती हुई महसूस होने लगी। वे हिंसक मार्क वुल्फ के नुकीले दांत थे। शेन मिंगजियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि यह इतनी दूर से हमला कैसे कर सकता है, इतनी दूरी से यह उसे कैसे काट सकता है। पवित्र ढाल सुरक्षा। जब नुकीले दांत उस पर कसने लगे तो सोंगशिया की मर्दाना आवाज गूंज उठी।
शेन मिंगशियाओ के पास एक सुनहरी रोशनी चमकी। इसने शेन मिंगशियाओ के शरीर के चारों ओर एक सुनहरी ढाल बना ली। दांतों ने अंततः बत्ती को कुचल दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक खड़खड़ाहट की आवाज हुई। काटने के झटके से पवित्र ढाल बुरी तरह हिल गई और उसकी चमक काफी कम हो गई। इसी बीच हिंसक निशान वाला भेड़िया अपने हमले के नाकाम होने से काफी निराश लग रहा था और उसने अपनी निगाहें सोंग शिया पर टिका दी। शेन मिंगशियाओ फिलहाल सुरक्षित था, लेकिन सोंग शिया, जिसने उसकी जान बचाई थी, तुरंत ही उस दरिंदे का अगला निशाना बन गई। मुन उजियाओ भी मदद के लिए आगे आए। उसने अपनी वायु शक्ति का प्रयोग करते हुए लगातार अपनी स्थिति बदली और हिंसक भेड़िए को परेशान किया, जिससे वह अपने हमले उसी पर केंद्रित करने के लिए मजबूर हो गया। इतना ही उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी करने के लिए काफी है। क्या मुझे इससे आगे कुछ और करने की जरूरत है? जियाओ फैंग ने व्यंग्यपूर्वक सोचा। चलो अब इन सबको खत्म कर देते हैं, मिन कोंग ने कहा। उन्होंने अपने नेबुला को व्यवस्थित करने में समय लिया, जबकि उनके दुश्मन वायलेंट मार्क वुल्फ से निपटने में व्यस्त थे। बैंगनी और नीले रंग के दो निहारिकाएं, जो क्रमशः बिजली तत्व और वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती थीं, उभरने लगीं। दोनों ने मिलकर तेजी से पैटर्न बनाए और पलक झपकते ही आधे पैटर्न पूरे कर लिए। मुन उजियाओ और शेन मिंगशियाओ पर एक बार दो मध्यवर्ती मंत्रों का प्रयोग हो जाने के बाद वे अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। बिजली के जादू का निशाना शेन मिंगशियाओ निकली। शेन मिंगशियाओ के शरीर के चारों ओर लिपटी पवित्र ढाल की चमक पहले से ही काफी मंद पड़ चुकी थी, इसलिए प्रहार ने उसे तुरंत जमीन पर पटक दिया। दूसरी ओर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टॉर्नेडो मो फैन और सोंग शिया को निशाना बना रहा था। सोंग शिया ने शेन मिंगशियाओ पर अपनी प्रकाश जादू का प्रयोग किया था, जिससे वह नाजुक स्थिति में आ गई थी। सौभाग्य से मो फैन समय रहते अपने आत्मा भेड़िए को बुलाने में कामयाब रहा, जो उन्हें उड़ाकर ले गया और बवंडर से बचने के लिए बेतहाशा इधर उधर भागने लगा। हम इसे ऐसे ही जारी नहीं रहने दे सकते, हम बहुत निष्क्रिय हो रहे हैं। सोंग शिया स्पिरिट वुल्फ की पीठ से नीचे कूदी और उसने शाही महाविद्यालय के उन 4 छात्रों पर नजर डाली जो युद्ध की शुरुआत से ही उसी स्थान पर खड़े थे। शेन मिंगशियाओ, तुम जिंदा हो या नहीं? अगर अभी तक जिंदा हो तो जल्दी उठो और होश में आओ। तुम, मुन उजियाओ और मेरा स्पिरिट वुल्फ मिलकर वायलेंट मार्क वुल्फ से निपटेंगे। मो फैन ने शेन मिंगशियाओ को पुकारा। ये तो स्पष्ट था कि शेन मिंगशियाओ अभी भी चलने फिरने में सक्षम था। पवित्र ढाल की रक्षात्मक क्षमताएं वाकई प्रभावशाली थीं, हालांकि उसे अपनी हड्डियों में हल्की सी सिहरन महसूस हो रही थी। अपने आप को इतना बड़ा मत समझो, शेन मिंगशियाओ ने अप्रिय लहजे में अपशब्द कहे। ऐसी परिस्थितियों में ये सब बकवास क्यों? बस मो फैन के निर्देशों का पालन करो, सोंग शिया ने झल्लाकर कहा। शेन मिंगशियाओ ने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार मुन उजियाओ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। मो फैन जानता था कि उनके एक साथ आने पर भी वे वायलेंट मार्क वुल्फ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने अपने स्पिरिट वुल्फ को उनकी सहायता के लिए भेजा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उन दोनों के साथ मिलकर उस जानवर को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकेगा। दरअसल मो फैन की राय में वायलेंट मार्क वुल्फ की ताकत मदर स्किन स्केल फैंटम और कर्सड बीस्ट से कम थी, जिनसे उसका पहले सामना हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक योद्धा स्तर का प्राणी स्वाभाविक रूप से एक मध्यम स्तर के जादूगर से काफी अधिक शक्तिशाली होता है। पर्याप्त उपकरणों या कुछ विशेष क्षमताओं के बिना उस प्राणी के विरुद्ध जीतना असंभव था। डीन शियाओ, अगर तुमने मुझे ये फायदे न दिए होते तो मैं इतनी मेहनत न करता। मो फैन ने अपने गले में लटके फोकस नेकलेस पर नजर डालते हुए खुद से बुदबुदाया। मो फैन को अपने स्कूल की प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन चूंकि उसने डीन जियो और एलिमेंटल डायरेक्टर से वादा किया था, इसलिए उसे अपना वचन निभाना ही पड़ा। सोंग शिया, तुम उस पवन जादूगर को संभालोगी। अगर हो सके तो मेरे पीछे खड़े होकर पवित्र ढाल से मेरी रक्षा करना, मो फैन ने अपने बगल में खड़ी सोंग शिया से कहा। सोंग शिया ने सिर हिलाया और मो फैन के पीछे अपनी जगह बदल ली। जैसे ही उसने अपने नेबुला में एक तारा स्थापित किया, उसे अचानक अपने आसपास ठंडक महसूस हुई। अरे बाप रे, सोंग शिया ने हैरानी से चिल्लाकर कहा। जल्दी पीछे हटो, आसपास के तापमान में गिरावट महसूस करते हुए मो फैन ने अचानक कहा। सोंग शिया तेजी से पीछे हट गई। जैसे ही वो बर्फीले क्षेत्र से बाहर निकली, उसे एहसास हुआ कि बर्फीली ऊर्जा वास्तव में उसे निशाना नहीं बना रही थी। बैंग बैंग, जमी हुई जमीन अचानक फट गई और उसके नीचे से बर्फ की कई मोटी श्रृंखलाएं निकल आए। उनके आपस में टकराने से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। सोंग शिया बर्फ की जंजीरों को हैरानी से देखती रही। उसने सुरक्षा के लिए पवित्र ढाल को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
वो कुछ नहीं कर सकी सिवाय इसके कि मो फैन को पलक झपकते ही उसमें फंसते हुए देखती रही। बचने का कोई मौका नहीं था। खट 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 जंजीरें उसके चारों ओर लिपटती रहीं, जिससे मो फैन के शरीर के चारों ओर कई परतें बन गईं। कुछ ही क्षणों बाद मो फैन पूरी तरह से जंजीर में जकड़ गया, मानो वो एक जमी हुई मम्मी में बदल गया हो, और बर्फ की मौलिक शक्ति बेतहाशा उसकी ओर बढ़ने लगी। जंजीरों के दूसरे सिरे धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे, जिन्हें मु निंगसू ने कसकर पकड़ रखा था, जिनके चांदी जैसे बाल बीचों बीच बिल्कुल अलग दिख रहे थे। ये स्पष्ट था कि वही उस प्रचंड हिम तत्व की शक्ति का स्रोत थी। उसकी बर्फ की श्रृंखला स्पष्ट रूप से दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी, जो लुओ सोम की श्रृंखला से बिल्कुल अलग स्तर थी। सोंग शिया ने अपनी अग्नि से उन्हें पिघलाने की कितनी भी कोशिश की, उसका प्रयास पूरी तरह व्यर्थ था। बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे गिर रहे थे और उसके चांदी जैसे बाल हवा में खूबसूरती से लहरा रहे थे। मो निंगसू की बर्फीली और दुर्गम आभा और भी प्रबल हो गई थी, क्योंकि वो बर्फ की श्रृंखला को नियंत्रित कर रही थी, मानो किसी भी जीवित व्यक्ति को उसके कुछ किलोमीटर के दायरे में आने की अनुमति न हो। ये तो हद से ज्यादा पागलपन है। छात्र आंखें फाड़कर और मुंह खुला रखकर देखते रह गए। उनमें से अधिकांश ने मु निंगसू को अपने सितारे बनाते हुए नहीं देखा, जिसका अर्थ ये था कि बर्फ की जादुई शक्ति पर उसका नियंत्रण उस स्तर तक पहुंच गया था कि वो इसे लगभग पल भर में ही कर सकती थी। उसके द्वारा बुलाई गई बर्फ की जंजीरें वाकई अद्भुत थीं। उसकी शुद्ध वंश परंपरा के कारण जैसे ही जंजीरें आसपास की हवा को जमा रही थीं, उनके चारों ओर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बन रहे थे। लेकिन ये टुकड़े सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, दरअसल ये कांटों की तरह नुकीले थे। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर मु निंगसू जानलेवा वार करने की योजना बना रही होती, तो कांटे सिर्फ हवा में तैरते ही नहीं, बल्कि जंजीरों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को छेद कर मार डालते। दूसरी ओर मु नुजियाओ, शेन मिंगशियाओ और स्पिरिट वुल्फ की टीम वायलेंट मार्क वुल्फ के खिलाफ बड़ी मुश्किल से ही टिक पाए। मो फैन जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके पीछे खड़ी सोंग शिया उसे छुड़ाने में पूरी तरह असमर्थ थी। ऐसा लग रहा था मानो लड़ाई लगभग खत्म होने वाली थी, और वो भी सबकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से। श्री गु हान, श्री ली जिंग और श्रीमती कियू युहुआ ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने हार का अनुमान तो लगा लिया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ताकत में इतना बड़ा अंतर होगा। वह आइस मागा बहुत ही भयानक है। अगर आखिरी दौर में हमारा सामना उससे हुआ, तो लड़ाई एक तरफा ही होगी। पेन लियांग कांप उठा। झाओ मांटिंग चुप रहा। उसकी निगाहें जंजीरों पर टिकी थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मो फान जैसा ताकतवर इंसान उस पागल औरत के सामने टिक नहीं पाएगा। मो फैन ने दरअसल अकेले ही मदर स्किन स्केल फैंटम को हराया था, इसलिए झाओ मांटिंग को यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि वह इतनी आसानी से हार जाएगा। छोड़ो इसे, शायद यही लड़ाई का अंत हो, श्रीमती कियू युहुआ ने आह भरी। उन्हें चिंता थी कि जंजीरों में जकड़े होने के कारण मो फैन ठंड सहन नहीं कर पाएगा। श्री गुहान ने भी सिर हिलाया। उनके लिए एक ऐसी महिला आइस मागा से लड़ना वाकई एक कठिन मुकाबला था जिसने एलिमेंटल डोमेन सीख लिया था, और एक ऐसे समृण मागा से लड़ना था जो एक योद्धा स्तर के प्राणी को नियंत्रित करने में सक्षम था। शिक्षक जी, कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा कीजिए, झाओ मांटिंग ने अचानक कहा। क्या इसका कोई मतलब है? लुओ सोंग ने हैरानी से कहा। अपना मुंह बंद करें, श्री ली जिंग। झाओ मांटिंग के लहजे से खुश नहीं थे। जैसे ही वे कुछ बोलने वाले थे, उन्होंने देखा कि श्री गुहान बर्फ की जंजीरों की ओर घूर रहे थे। क्या बात है, श्री गुहान? ली जिंग ने पूछा। आग, मुझे अग्नि तत्व का आभास हो रहा है। एक प्रबल अग्नि तत्वीय ऊर्जा। ये गलत नहीं हो सकता। श्री गुहान न्यायाधीश को संकेत देने ही वाले थे कि उन्होंने बर्फ की जंजीरों से निकलती हुई अग्नि तत्वीय ऊर्जा का हल्का सा आभास महसूस किया। ऊर्जा प्रचंड थी, जो बर्फ की मजबूत जंजीरों से मुक्त होने का प्रयास कर रही थी। बर्फ की जंजीरों से खून की एक पतली धार धीरे धीरे टपकती हुई दिखाई दे रही थी। श्री गुहान की साधना शक्ति अन्य लोगों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मजबूत थी, इसलिए वह इसे महसूस कर सकते थे। हालांकि वो अब भी यह नहीं समझ पा रहा था कि जंजीरों के भीतर इतनी भयंकर ज्वाला क्यों जल रही थी। लगता है आज हम अपनी जीत का जश्न मना सकते हैं। कितना उबाऊ है, ये तो बहुत आसान जीत है, लू जेंगे ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन, आपको अभी अपनी बर्फ वापस बुला लेनी चाहिए। अगर ठंड से उसकी मौत हो गई तो ये बहुत बुरा होगा, लाइटनिंग स्कूल के मिंग चोंग ने कहा। मु निंगसू ने अपनी टीम के साथियों की टिप्पणियों को अनसुना कर दिया और अपने हाथ में जंजीरें पकड़े रही। हालांकि उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी थी। वो मो फैन को लगातार घूरती रही, सचमुच उसे टकटकी लगाए देखती रही।
अंत में उसने अपनी हमेशा की मधुर आवाज में कहा, बहुत हो गया ये नाटक, मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। मो फैन। उसका नाम लेते ही उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने आखिरी बार उसका नाम कब लिया था, और न ही उसे एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान उससे अचानक मिलने की उम्मीद थी। हालांकि मो निंगसू को यह अच्छी तरह से पता था कि मो फैन उतना सरल नहीं था जितना वो सतह पर दिखाई देता था। वो ये बात जानती थी क्योंकि उसने मो परिवार द्वारा आयोजित भोज के दौरान उसकी असाधारण प्रतिभा देखी थी। उसमें जन्मजात दोहरा तत्व था। मो निंगसू ने इसी खास वजह से द्वंद्व युद्ध में हिस्सा लेने की इच्छा जताई थी। वो उस व्यक्ति की क्षमताओं को देखने के लिए बेताब थी जिसे खुद से कहीं अधिक प्रतिभाशाली माना जाता था। अभिनय, क्या वो अपनी असली ताकत दिखाएगा? मो निंगसू के शब्दों को सुनकर भीड़ स्तब्ध रह गई। क्या वो ये कहना चाह रही थी कि मो फैन नामक इस छात्र ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है? हालांकि अगर उसके पास बिजली की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली शक्ति होती, तो वो बर्फ की जंजीरों से कैसे मुक्त हो पाता? निंगसू, तुम क्या कह रही हो? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। क्या तुम उसे जानती हो? लू झेंगे ने सख्त चेहरे से पूछा। लड़ाई देख रहे छात्र असमंजस में थे। वो इस तरह फंसा हुआ था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता कि वो अपनी ताकत छिपा रहा था? हाँ, लड़ाई खत्म हो गई है। अरे, मुझे कुछ लाल क्यों दिख रहा है, खून जैसा? मिन कोंग ने अचानक पूछा। खून की तरह लाल? बर्फ से ढका हुआ इलाका चमकीले लाल रंग में रंगा हुआ था, जो दूर से देखने पर खून जैसा लग रहा था। लेकिन ये खून से भी कहीं ज्यादा गर्म था। क्रैक क्रैक। ठोस बर्फ की जंजीरों पर दरारें दिखाई देने लगी। शुरुआत में तो छोटी छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे अंदर से अधिक लाल रंग फैलता गया, वे तेजी से पूरी सतह पर फैलती गईं। टकराना। बर्फ की जंजीरें अंततः अपने भीतर व्याप्त ऊर्जा को रोक नहीं पाईं, जिसके परिणामस्वरूप एक जोरदार धमाका हुआ। बर्फ की जंजीरें टूटते ही आग के गुलाबों जैसी लपटें फूट पड़ी और जमीन पर जमी बर्फ पर फैल गईं। टूटी हुई बर्फ की जंजीरों से लड़ते हुए वे जोर से चटक रही थी। आग के घेरे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वो उन ज्वालाओं का स्रोत था जो बर्फ की जंजीरों को पिघलाने में सक्षम थी। उनका पूरा शरीर लाल ज्वालाओं से घिरा हुआ था, मानो अग्नि का सम्राट लावा पर चलते हुए सुर्खियों में आया हो। तेजी से फैलती लपटें बर्फीले क्षेत्र को पीछे धकेलती रहीं। हालांकि बर्फीले क्षेत्र ने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया था, लेकिन उस विशेष क्षेत्र में आग की लपटों से बर्फ पूरी तरह पिघल गई। आग के भीतर छिपी आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। हालांकि किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या क्या वो मो फैन है? झाओ मंटिंग, जेन बिंगजियाओ, मिस्टर गुहान और श्रीमती कियू युहुआ खाली चेहरों से घूर रहे थे। इंपीरियल कॉलेज के लोग भी आश्चर्यचकित रह गए थे। अगर वे गलत नहीं थे, तो मो फैन नाम के इस व्यक्ति ने अपने बिजली और सम्मन मंत्रों का प्रयोग पहले ही कर लिया था। इसके बावजूद वो वर्तमान में अग्नि तत्व को नियंत्रित कर रहा था, और ऐसा प्रतीत होता था कि वह इसमें काफी माहिर भी था। सोंग शिया की अग्नि, मु निंगसू की हिम शक्ति और आध्यात्मिक स्तर के हिम बीज के सामने टिक नहीं पाए, इसलिए वो अपनी अग्नि की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकी। दूसरी ओर मो फैन को घेरने वाली ज्वाला मु निंगसू के वंश से प्राप्त हिम बीज से भयभीत नहीं प्रतीत हुई। वो अग्नि भी आत्मा श्रेणी की थी। तीन 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 तत्व। मो फैन के पास 3 तत्व है, भीड़ में से किसी ने अविश्वास से चिल्लाकर कहा। पूरे इलाके में जबरदस्त हंगामा मच गया। केवल उन्नत स्तर प्राप्त जादूगर ही 3 अलग अलग तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे। ये स्पष्ट था कि उसने अभी तक उन्नत स्तर प्राप्त नहीं किया था, फिर भी वो 3 अलग अलग तत्वों का उपयोग करने में सक्षम था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें जन्मजात रूप से 2 तत्व मौजूद हों? जन्म से ही 2 तत्वों का होना, यह निश्चित रूप से एक ऐसी प्रतिभा थी जिससे हर कोई ईर्ष्या करेगा। भयंकर लपटें बेतहाशा भड़क रही थी। तभी मो फैन आग की चादर पर चलते हुए उस जगह से बाहर निकला। चाहे ये कितना भी अविश्वसनीय क्यों न लगे, 3 तत्वों का जादूगर ठीक उनके सामने खड़ा था। आध्यात्मिक अग्नि की चमक में मो फैन की उग्र आंखों में दुष्टता की झलक दिखाई दे रही थी। वो निर्मम और कुलीन मु निंगसू को एक धूर्त मुस्कान के साथ घूर रहा था। मुझे लगा था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड पर नरमी बरतोगी। ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि तुम सच में गंभीर थी। मो फैन ने अपने कंधे पर जमी बर्फ की बूंदों को झटक दिया, जो आग में तुरंत पिघल गईं। मु निंगसू को उसकी बकवास की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने उसका खंडन करने की कोशिश भी नहीं की। उसने तुरंत एक बर्फ का पर्दा डाला, जिससे मो फैन की लापरवाह गुलाब ज्वाला उस पर अचानक हमला करने में नाकाम रही। अपने तत्व के कारण वह वास्तव में अग्नि की प्रशंसक नहीं थी, क्योंकि इससे उसे असहजता महसूस होती थी। लड़का, बॉयफ्रेंड,
ये सुनकर लू झेंगहे पूरी तरह से बौखला गया। यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। केवल वही जानता था कि वह मु निंगसू की ओर गंभीर रूप से आकर्षित था। मु निंगसू ने स्थिति समझाने की जहमत नहीं उठाई। वो मो फैन की आध्यात्मिक अग्नि से उत्पन्न खतरे को पहले ही भांप चुकी थी। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसके लिए उसकी अग्नि से सुरक्षित रहना असंभव हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम मेरी ताकत पर रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमने पहले ही इतनी मेहनत कर ली है, तो मेरा कमजोर होना कैसे जायज है? क्योंकि तुम मुझसे मेरी असली ताकत दिखाने को कह रहे हो, तो मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं, मो फैन ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। एक पल बाद ही आग की लपटों ने उसके पूरे चेहरे को उसकी दुष्ट मुस्कान के साथ पूरी तरह से भस्म कर लिया। ये शब्द किसी सम्राट द्वारा अपने अधिकारियों और सैनिकों को दिए गए आदेश की तरह प्रतीत हुए। ज्वाला ने उनके आदेश का पालन किया और तेजी से उनकी कलाई पर एक कंगन में सिमट गई, जो उनकी धड़कन के साथ स्पंदित हो रही थी। मो फैन के पीछे खड़ी सोंग शिया भी गुलाब की ज्वाला की राजसी शक्ति को महसूस कर सकती थी, इस हद तक कि उसकी अग्नि भी उसकी इच्छा के आगे झुकने के लिए बेताब हो गई। मो फैन की अग्नि पूरी तरह से शांत हो गई थी, केवल उसका मजबूत शरीर खड़ा रह गया था। उसका दाहिना हाथ जलती हुई लौ से ढका हुआ था। रोज फ्लेम, अग्नि मुट्ठी, अंतर्राष्ट्रीय क्रांति। प्रत्येक मंत्र पिछले मंत्र से अधिक तीव्र था और ज्वाला की प्रत्येक लहर पिछली लहर से अधिक ऊंची थी। मो फैन ने अपनी मुट्ठी में संचित सारी ऊर्जा को पूरी तरह से जमीन पर उंडेल दिया। प्रचंड ऊर्जा के प्रभाव से जमीन पल भर में चकनाचूर हो गई और भयानक लपटें भड़क उठी। आग जलती हुई पंखुड़ियों की तरह बेतहाशा नाच रही थी। आकाश में आग के लपटों के खंभे उठे, जो इतने गर्म थे कि सब कुछ पिघला सकते थे। लावा के विस्फोट के कारण भू दरार और भी अधिक फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप एक शानदार दृश्य देखने को मिला। लू झेंगहे के अलावा इंपीरियल कॉलेज के बाकी सभी छात्र आग की लपटों में पूरी तरह से घिर गए थे। मिन कोंग और शियाओ फैंग घबरा गए। उन्हें मो फैन की आग के इतने अप्रतिरोध्य होने की उम्मीद नहीं थी। शियाओ फैन का दूसरा तत्व पृथ्वी तत्व था, इसलिए उसने तुरंत रक्षात्मक मंत्र का जाप करके प्रतिक्रिया दी। हालांकि वो समय पर नहीं पहुंच सका। सुरक्षा कवच बनने से पहले ही उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। खुद को बचाने के लिए जियाओ फैंग को अपने उपकरण का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी तरह मिन कोंग भी हमले से अपना बचाव नहीं कर पाया। फायरी फिस्ट और ग्राउंड ब्रेक ही उसे हराने के लिए काफी थे। रोज फ्लेम की तो बात ही क्या, जो उसके इक्विपमेंट को जलाकर राख करने के लिए काफी शक्तिशाली थी। सौभाग्य से आसपास शिक्षक मौजूद थे जो स्थिति पर नजर रख रहे थे और स्थिति बेकाबू होने पर हस्तक्षेप करते। टक्कर से बेहोश हुए मिन कोंग को प्रभारी शिक्षक ने तुरंत बचा लिया। आग की लपटों ने मु निंगसू को भी निगल लिया था। मु निंगसू को खतरे में देखकर लू यिमिंग हमला करने ही वाला था कि तभी मु निंगसू ने अपनी पवन गति का उपयोग करके खुद को भू विभाजन की सीमा तक पहुंचा दिया। इसके बावजूद सीमाओं पर लगी ज्वालाओं को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उसने पहले जो बर्फ का आवरण बनाया था वो काम आया और भयंकर आग से सुरक्षा प्रदान की। हवा के झोंके का रंग नीला था, जो सामान्य नीली पवन तत्व की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा प्रदर्शित कर रहा था। मु निंगसू की गति सामान्य पवन तत्व रखने वालों से कहीं अधिक थी। सभी तत्वों में वायु तत्व को काफी सामान्य माना जाता था, लेकिन ये सबसे लचीला भी था। मु निंगसू इतनी तेजी से चलती थी मानो अचानक पंख की तरह हल्की हो गई हो। उसकी हरकतें अप्रत्याशित थीं। उसने फुर्ती से ग्राउंड ब्रेक को चकमा दिया, जबकि उसके चारों ओर भड़कती लपटें उसके द्वारा पहले से स्थापित किए गए आइस वेल से बुझ गईं। उसने पहले ही मो फैन द्वारा किए जाने वाले जादू का अनुमान लगा लिया था। विंड डिस्क, स्काई स्नेयर। मु निंगसू ने इतनी जल्दी अपने सितारों को जिस तरह से संरेखित किया, उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उसने तो मंत्र पढ़ने के लिए एक पल भी नहीं रुका। हवा के नीले झोंके ने धीरे धीरे उसके शरीर को ऊपर उठा लिया, जिससे वो थोड़ी सी हवा में तैरने लगी। उसके लंबे चांदी जैसे बाल हवा में खूबसूरती से लहरा रहे थे, जबकि उसके सामने लटका हुआ घूंघट हट गया, जिससे उसका लगभग परिपूर्ण चेहरा दिखाई दिया। उसकी चमकती आंखें नीली थीं, मानो किसी पवन परी की हो। एक पल के लिए 20 मीटर व्यास का एक नीला आभामंडल उसके आकर्षक शरीर के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई दिया, जो उसकी आंखों की झिलमिलाहट में झलक रहा था। उस आभा के कारण ही वो हवा में तैर रही थी। इसने मु निंगसू को, जिसके हाथ उसकी छाती के सामने जुड़े हुए थे, एक हिम जादूगरनी से पवन परी में बदल दिया, जो इतनी महान और पवित्र थी कि किसी का भी उसके प्रति अनादरपूर्ण विचार रखने का साहस नहीं था। स्पिरिट ग्रेड विंड सीड। हमारी कप्तान को अपना दूसरा एलिमेंट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मो फैन का तो खेल खत्म हो गया।
आभा के लिहाज से मु निंगसू की पवन शक्ति ने बाकी सभी पवन जादूगरों को पूरी तरह से कुचल दिया। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि पवन ऊर्जा पहले ही उस क्षेत्र के चारों ओर एकत्रित हो चुकी थी जहां मो फैन अपनी महारानी के अधीन था। यह विंड डिस्क टॉर्नेडो जैसा बिल्कुल नहीं था। कम से कम विंड डिस्क टॉर्नेडो में तो लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय मिल जाता था। अगर आप टॉर्नेडो से तेज दौड़ सकते थे तो आप सुरक्षित थे। लेकिन विंड डिस्क के दूसरे स्तर स्काई स्नेयर के साथ ऐसा नहीं था। ये लक्ष्य के ठीक सामने 20 मीटर व्यास का एक विशाल बवंडर उत्पन्न करता था। जैसे ही इसे चलाया जाता, ये लक्ष्य के चारों ओर हवा की एक तेज घूमती हुई दीवार बना देता था। यदि लक्ष्य अपनी पूरी ताकत से हवा की दीवार को तोड़ नहीं पाता, तो तेज हवा उसे दीवार से टकराकर बुरी तरह घायल कर देती थी। अगर किसी तरह निशाना बच भी गया, तो आखिरी झटके से वो बहुत ऊपर हवा में उछल जाएगा। इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। आकाश जाल और पवन चक्र की शक्ति इतनी प्रबल थी। इसके अलावा मु निंगसू एक आध्यात्मिक स्तर के पवन बीज को भी नियंत्रित कर रही थी, जिससे मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ गई और वह और भी भयावह हो गई। आसपास के अन्य मध्यम स्तर के जादूगर पहले ही पीछे हट चुके थे, क्योंकि यह लड़ाई उनकी क्षमताओं से पूरी तरह परे थी। दरअसल दूसरे स्तर के इंटरमीडिएट स्पेल या स्पिरिट ग्रेड एलिमेंट सीड्स उन सभी को खत्म करने के लिए काफी थे, और जब दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता तो उनसे होने वाला नुकसान छात्रों की सहनशीलता से कहीं अधिक होता। किसी तरह पूरी लड़ाई मो फैन और मु निंगजू के बीच द्वंद्व युद्ध में बदल गई थी, और मु निंगजू अपने 2 स्पिरिट ग्रेड एलिमेंट सीड्स के कारण पूरी तरह से हावी थी। शक्तिशाली पवन चक्र आकाश जाल ने मो फैन को पूरी तरह से अपने अंदर कैद कर लिया था। विशाल बवंडर के अंदर वो बेहद छोटा दिख रहा था। अग्नि की मुट्ठी विस्फोटित स्वर्ग। मो फैन हवा के पिंजरे में फंस जाने के बावजूद बिना संघर्ष किए हार मानने को तैयार नहीं था। उससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका उन दीवारों को निशाना बनाना था जो उसे फंसाए हुए थी। इसलिए बवंडर के उसके आकार तक सिकुड़ने से पहले उसे उन दीवारों को उड़ा देना होगा। ये तो स्पष्ट था कि मो फैन को पहले स्तर के इंटरमीडिएट फायर स्पेल का उपयोग करने का बहुत अच्छा अनुभव था। ऊर्जा को समायोजित करने के बाद वो आसानी से कुछ मुक्के मार सकता था। जैसे ही विस्फोटित स्वर्ग की मुट्ठी हवा की घूमती हुई दीवार से टकराई, उसकी कलाई पर जलती हुई गुलाब की ज्वाला बेचैन हो गई। टकराना, ये स्पष्ट था कि विशाल बवंडर कांप रहा था। इसके कुछ हिस्से अपनी जगह से हट गए थे, लेकिन मु निंगसू द्वारा बवंडर के आकार को बनाए रखने के कारण नई पवन ऊर्जा ने तुरंत उस खाली जगह को भर दिया। फिर से फायरी फिस्ट। जैसे ही उसने मुक्का मारा, एक बार फिर उसकी मुट्ठी आग की लपटों से घिर गई। अग्नि मुक्का एक बार फिर प्रचंड शक्ति के साथ चीखती हुई हवा की दीवार से टकराया। पहले ही प्रहार से हवा का प्रवाह बाधित हो गया था। जब दूसरा प्रहार उससे टकराया, तो मो फैन के चारों ओर बना बवंडर बुरी तरह से हिल गया। चले जाओ। मो फैन को रोकना नामुमकिन था। दूसरे लोग शायद एक मध्यवर्ती मंत्र का प्रयोग करने के बाद ही हौंफने लगते, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा बचाने का जरा भी इरादा नहीं दिखाया। उसने अग्नि निहारिका से ऊर्जा खींचकर बवंडर पर तीसरा प्रहार किया। तीसरे प्रहार के प्रभाव से बवंडर चकनाचूर हो गया और विरोध के बेतरतीब भंवरों की तरह चारों दिशाओं में बिखर गया। जैसे ही हवा शांत हुई, आसमान से धूल के गुबार गिरने लगे और मो फैन के पैरों के नीचे जमा होने लगे। मो फैन ने दर्शकों का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उनकी कलाई पर लगी आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। उनकी उग्र आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं, जबकि उनका अडिग रुख सभी को एक सशक्त संदेश दे रहा था। क्या उसने अचानक ही स्पिरिट ग्रेड के बवंडर को पार कर लिया? मो फैन से ज्यादा हिंसक जादूगर किसी ने कभी नहीं देखा था। अधिकांश लोगों ने अवचेतन रूप से मान लिया था कि ऐसे विनाशकारी मंत्र को बेअसर करने के लिए उन्हें रक्षात्मक तरीकों पर निर्भर रहना होगा। हालांकि मो फैन के पास 3 अलग अलग तत्व थे, लेकिन उनमें से कोई भी रक्षा के लिए उपयुक्त नहीं था। उन्हें घोर आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मु निंगसू के मध्यवर्ती पवन मंत्र को उससे भी अधिक शक्तिशाली हमले से पराजित कर दिया। पर्ल इंस्टीट्यूट के अंतिम बॉस, जैसा कि उस पदवी से उम्मीद थी, मैं बेहद प्रभावित हूँ। शैडो स्कूल के छात्र पेंग लियांग का मुंह खुला का खुला रह गया था। दूसरी ओर झाओ मानटिंग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मो फैन के पास अग्नि तत्व है, लेकिन युद्ध देखने के बाद उन्हें आखिरकार पता चल गया कि उनका अनुमान कितना सही था। अब उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि मो फैन ने मदर स्किन स्केल फैंटम को मार गिराया था। श्री गु हान, श्रीमती कियू युहुआ और श्री ली जिंग को अपने विचारों को एकत्रित करने में काफी समय लगा। अंततः उन्हें समझ आया कि डीन शियाओ और निदेशक झोउ झेंगहुआ ने मो फैन को लाने के लिए इतना प्रयास क्यों किया था। जहां तक इंपीरियल कॉलेज में तोड़फोड़ करवाने या दोस्ताना द्वंद्व युद्ध करने की बात है,
ये स्पष्ट था कि मो फैन उन्हें अपमानित करने के लिए ही यहाँ आया था। दो स्पिरिट ग्रेड बीज, लगता है मैंने इंपीरियल कॉलेज आकर सही फैसला लिया है। कम से कम यहाँ कोई तो है जो मुझसे मुकाबला करने के योग्य है। मो फैन ने पहले ही उसका रहस्य उजागर कर दिया था, इसलिए इसे और छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पल इंस्टीट्यूट में ऐसे बहुत कम छात्र थे जो मो फैन को अपनी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर सके। हालांकि मून इंगसू उसकी ताकत का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि दो स्पिरिट ग्रेड सीड्स रखने वाली वह अकेली नहीं थी। अब मेरी बारी है। मो फैन के चेहरे पर अद्वितीय आत्मविश्वास के साथ मुस्कान खिल उठी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे तेज हो? मो फैन ने मुनिंगसू के दिल में युद्ध की प्रबल इच्छा जगा दी थी। उसके बर्फीले चेहरे पर थोड़ी सी गर्व की झलक दिखाई दी। कोशिश किए बिना कभी पता नहीं चलेगा। मो फैन मुस्कुराती रही। मुनिंगसू ने अपनी निगाहें उस पर टिका दी। जादू करने के कारण उसकी आंखों में जो चमक आई थी वो असाधारण रूप से दृढ़ संकल्पित लग रही थी। बातचीत करते समय भी जब तारे एक सीध में केंद्रित थे तो उनकी चमक पर कोई असर नहीं पड़ा। यहां तक कि जब वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे तब भी तारों की कक्षाएं आपस में जुड़ी रहीं, मानो एक विनाशकारी शक्ति उस आकृति में संचित हो रही हो। निर्वाणा आइस लॉक बोन हस्क, एक अलौकिक आवाज ने पुकारा। मुनिंगसू ने सबसे पहले अपना आइस स्पेल पूरा किया। वो मो फैन से काफी पहले ही मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच चुकी थी और उसकी नींव कहीं अधिक मजबूत थी। कियानजुन, वज्रपात, यक्ष। मो फैन ने भी अपनी जोशीली आवाज में जवाब दिया। उसकी मंत्रोच्चारण गति मुनिंगसू से थोड़ी धीमी थी, लेकिन इससे उसका आत्मविश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। मुनिंगसू के बर्फीले घेरे से घिरे होने के बावजूद भी उसने आत्मविश्वास से अपना बिजली का मंत्र छोड़ा। लाइटनिंग इंटरमीडिएट स्पेल अन्य एलिमेंट्स की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी था। मुनिंगसू अभी भी अपने आइस लॉक्स को तैयार कर रही थी, जबकि मो फैन के एक ही प्रयास से एक विशाल काला तूफानी बादल खड़ा हो गया। भयंकर बिजली गिरी, मानो बैंगनी काले रंग के अजगर अविश्वसनीय शक्ति के साथ गोता लगा रहे हों। हवा में आधे रास्ते में ही ड्रैगन कई बिजली की लपटों में बंध गए, मानो वे अपने पंजे फैला रहे हों। मुनिंगसू ने अपना सिर उठाया। तूफान के बादल को देखते ही वो समझ गई थी कि वो मुश्किल में है, इसलिए उसने अपने चारों ओर बर्फ की जंजीरों को चलाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने दोनों हाथों से बर्फ की जंजीरों को नियंत्रित करते हुए उन्हें अपने सिर के ऊपर रखा। विशालकाय जंजीरें जोरदार ढंग से लहराईं और ऊपर से गिरती बिजली से टकरा गईं। अचानक ये दो महान शक्तियों का एक भयंकर टकराव बन गया, जिससे अखाड़े में विनाशकारी और घातक आभा फैल गई। बिजली तत्व की गति ने मो फैन को युद्ध में बढ़त दिला दी। एक साधारण यक्ष मोटी बर्फ की जंजीरों को भेद नहीं पाता, लेकिन मो फैन की बिजली का स्रोत कियानजुन था। कियानजुन की शक्ति से उत्पन्न कंपन का प्रभाव अत्यंत उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि बर्फ के ताले बेहद मजबूत थे, लेकिन अत्यधिक कठोर भी थे। बर्फ के तालों पर दरारें पड़ने लगीं। जैसे ही ये दरारें तालों की सतह पर फैली, कंपन की अगली लहर ने उन्हें तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया। जंजीरें चूर चूर होकर बर्फ के टुकड़ों में बिखर गईं। मुनिंगसू गिरते हुए टुकड़ों के बीच खड़ी थी। उसने उनसे बचने की कोशिश भी नहीं की। उसने अपना सिर उठाया और तुरंत ही अपने बगल में बिजली की एक चिंगारी गिरते हुए देखी। इससे जमीन पर एक झुलसा हुआ गड्ढा बन गया। मुनिंगसू ने हाथ हिलाया और बर्फ के टुकड़े सफेद पाउडर में बदल गए। एक और बार हाथ हिलाने पर पाउडर बर्फ की छोटी छोटी बूंदों में बदल गया और हवा में उड़ गया। यह एक अद्भुत नजारा था। दो स्पिरिट ग्रेड बीज। मुनिंगसू ने अपनी निगाहें मो फैन पर टिका दी। यक्ष की बिजली की मार उस पर सटीक प्रहार करने में सक्षम थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि मो फैन ने जानबूझकर उसकी दिशा बदल दी थी। मुनिंगसू जानती थी कि वो द्वंद्व युद्ध हार चुकी है। बर्फ की पकड़ उसकी रक्षा करने की सबसे अच्छी क्षमता नहीं थी। उसके पास थंडरबोल्ट, यक्ष से खुद को नुकसान से बचाने का कोई तरीका नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मो फैन के पास किसी शक्तिशाली गुट में शामिल हुए बिना इतनी जबरदस्त ताकत कैसे आ गई। कई शिष्य प्रतिष्ठित परिवारों से थे। उनमें से किसी के पास भी आत्मा योग्य एक भी शिष्य नहीं था, जबकि मो फैन, जो किसी प्रभावशाली पृष्ठभूमि से नहीं थे, उनके पास पहले से ही 2 शिष्य थे। शिष्यों को वितरित संसाधन पहले से ही सीमित थे। अधिकांश संसाधन स्टारडस्ट मैजिक टूल्स, नेबुला टूल्स और उपकरणों पर खर्च हो जाते थे। कई परिवार अपने शिष्यों के लिए सोल सीड्स खरीदने के लिए अतिरिक्त संसाधन खर्च करने में असमर्थ थे, सिवाय अत्यंत प्रतिभाशाली शिष्यों के। यह आश्चर्य की बात क्यों नहीं थी कि मो फैन के पास 2 आत्मा बीज थे, जबकि प्रतिष्ठित परिवारों के शिष्यों के पास एक भी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास 3 अलग अलग तत्व थे। सामान्यतः उसकी साधना प्रभावित होती,
क्योंकि वो किसी एक तत्व पर कम समय व्यतीत करता, लेकिन उसके मामले में ऐसा नहीं था। उनकी अग्नि क्षमता मध्यवर्ती स्तर के दूसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। उनकी लाइटनिंग भी इंटरमीडिएट लेवल के दूसरे स्तर पर पहुंच गई थी। मो नेंगसू को पहले से ही पता था कि मो फैन एक जादूगर के रूप में एक असाधारण राह पर कदम रख रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना प्रतिभाशाली होगा। क्या मो फैन जीत गया? वाई टिंगटिंग ने धीरे से पूछा। वो जीत तो गया, लेकिन श्री गु हान अभी अपने विचारों को समेटने में असमर्थ थे। मैंने हमेशा सुना था कि दानव राजा अजेय है, लेकिन पता चला कि यह उसकी शक्ति का केवल एक हिस्सा था। दो तत्वों के साथ जन्मा, बिजली और अग्नि दोनों आत्मा बीज धारण किए हुए, मध्यवर्ती स्तर के दूसरे स्तर पर, बाप रे, वो इन दोनों तत्वों में से किसी एक का उपयोग करके हमारे पर्ल इंस्टीट्यूट के सभी छात्रों को आसानी से कुचल सकता है, पेंग लियांग ने जोर से कहा। चाहे कुछ भी हो, उसने लड़ाई जीत ली है। उसने इंपीरियल कॉलेज के सबसे कुशल खिलाड़ी को हरा दिया है। झाओ मांटिंग ने मुस्कुराते हुए मो फैन की ओर अंगूठा उठाया। अंततः उसने मो फैन की असली ताकत देख ली थी। अगर शाही महाविद्यालय में असाधारण प्रतिभा वाली मो निंगजुए न होती, तो मो फैन निश्चित रूप से सच्चाई छुपाता रहता। वो वाकई उनके पर्ल इंस्टीट्यूट का दानव राजा कहलाने के योग्य था। बहुत बढ़िया, शाबाश, श्री कियू युहुआ ने कहा। मो फैन से हारने के बाद मो निंगसू बिना कुछ कहे मंच से चली गई। उसके मंच से हटते ही युद्ध का रुख बदल गया। सबसे पहले सोंग शिया की अग्नि अब शत्रु के शक्तिशाली क्षेत्र से बंधी नहीं थी। परिणामस्वरूप उस उग्र लड़की ने हिंसक निशान वाले भेड़िए पर अपना सारा क्रोध उंडेल दिया। मो फैन ने अपने उग्र मुके और जमीन तोड़ने वाले हमलों के संयोजन से पहले ही दो छात्रों को हरा दिया था। अब जब मो निंगसू युद्ध छोड़कर चली गई थी, तो केवल लू झेंगहे ही बचा था। उसके पास अपने दुश्मनों के खिलाफ कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। लू झेंगहे परिणाम से संतुष्ट नहीं था। मो फैन को घूरने के बाद ही वह वायलेंट मार्क वुल्फ को वापस ले सका। पर्ल इंस्टीट्यूट जीत गया। अविश्वसनीय। अरे बाप रे, इंपीरियल कॉलेज की दूसरी टीम तो हमारी 4-5 टीमों से भी ज्यादा ताकतवर थी, फिर भी पर्ल इंस्टीट्यूट ने ही जीत हासिल की। मो फैन नाम का वो लड़का तो कमाल का है। पता नहीं वो किस मशहूर परिवार से आता है। मुझे यकीन है कि इस तरह की प्रतिभा केवल प्रवर्तन संघ में ही मिल सकती है। वो उनमें से एक हो सकता है। अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षक आपस में जमकर गपशप कर रहे थे। वहीं इंपीरियल कॉलेज के विद्यार्थी और शिक्षक पूरी तरह से अचंभित थे। क्या मू निंगसू और लू झेंगहे जैसे प्रतिनिधियों के होते हुए भी हम सचमुच युद्ध हार गए हैं? यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वे आसानी से स्वीकार कर सके। मो फैन नाम का वो लड़का कहां से आया? क्या हम यकीन कर सकते हैं कि वो उन छात्रों में से नहीं है जिन्होंने कई सालों बाद भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं किया है? एक मिनट रुकिए, उनके पास भी इतनी भयानक ताकत नहीं होगी। अगली बार मैं उसे सबक सिखाऊंगा, लू झेंगहे ने मो फैन को घूरते हुए कहा। उसके दिल में शिकायतों का अंबार लगा हुआ था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनके पास इतना बड़ा तुरुप का पत्ता भी होगा। लगता है हमने पर्ल इंस्टीट्यूट को कम आंका है, लू यिमिंग ने आह भरते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि वह इतना प्रभावशाली है, लू झेंगहे ने विरोध जताया। तो जाहिर तौर पर दो जन्मजात तत्वों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप, जो पूरी तरह से अपने हिंसक मार्क वुल्फ पर निर्भर हैं, अधिक प्रभावशाली हैं? लियाओ मिंगसुआन ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाते हुए अति अभिमानी लू झेंगहे का उपहास किया। बस करो, लड़ाई में हमेशा जीत हार होती है। वैसे भी ये तो सिर्फ एक दोस्ताना मैच था। यह अनुभव के बारे में ज्यादा है, लू यिमिंग ने बीच में दखल दिया। छात्रों को प्रशिक्षण के लिए केवल संस्थानों में ही अवसर मिलता था। द्वंद्वयुद्ध होते भी थे तो वे केवल अन्य जादूगरों के विरुद्ध ही होते थे, इसलिए उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। उनके लिए असली राक्षसों से लड़ना भी आवश्यक था। एक शक्तिशाली जादूगर के लिए असाधारण शक्ति होना आवश्यक नहीं था, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था जंगल में जीवित रहना सीखना, जहां राक्षस निवास करते थे। विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली ट्रेनिंग अब उतनी सरल नहीं रही जितनी हाई स्कूल के दौरान होने वाली सैन्य ट्रेनिंग। छात्रों को शिक्षकों या सुरक्षाकर्मियों के बिना सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर भेजा जाएगा। उन्हें समस्याओं का सामना स्वयं करना होगा और अपने ही राक्षसों से निपटना होगा। इस तरह के प्रशिक्षण में मौतें अपरिहार्य थीं, लेकिन जादूगर होने के नाते यह एक ऐसी जागरूकता थी जो उन्हें अपनी जादुई शक्तियों को जागृत करने के समय से ही होनी चाहिए थी। ये खबर तेजी से फैल गई, यहां तक कि पर्ल इंस्टीट्यूट के नेताओं को भी यह जानकर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उन्होंने लड़ाई जीत ली है। श्री गु हान से सारी जानकारी सुनकर डीन शियाओ और झुओ झेंगहुआ को बेहद राहत मिली। मो फैन को इंपीरियल कॉलेज भेजना उनका बिल्कुल सही फैसला था।
खंभा उठते ही सन्नाटा छा गया। चूंकि मो फैन ने अपने अग्नि तत्व का प्रदर्शन किया था, इसलिए उसके दो जन्मजात तत्वों के बारे में खबर जल्द ही स्कूलों में फैल गई। पर्ल इंस्टीट्यूट के दानव राजा मो फैन अब काफी मशहूर हो चुके थे। वे अचानक पूरे देश के छात्रों के बीच चर्चा का विषय बन गए थे। अचानक छात्रों ने सभी की प्रतिभाओं के आधार पर रैंकिंग बनाना शुरू कर दिया। जिन छात्रों के पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था, उन्होंने उन लोगों के नाम सूचीबद्ध किए जिन्होंने अविश्वसनीय प्रतिभाएं दिखाई थी और उनके नामों को एक सूची में व्यवस्थित किया। मो नेंगसू और मो फैन दोनों को सूची में शामिल किया गया था और छात्रों द्वारा नियमित रूप से उनकी प्रतिभाओं पर चर्चा की जाती थी। मो फैन ने खुद रैंकिंग की जांच की। उनके जन्मजात दोहरे तत्व 5वें स्थान पर थे, जबकि मो निंगसू के जन्मजात आत्मा बीज 9वें स्थान पर थे। अरे नहीं, जन्मजात दोहरी शक्ति रखने वाला भी सूची में 5वें स्थान पर है। देखते हैं 5वें स्थान से ऊपर आने वाले प्रतिभाशाली लोग कितने अद्भुत होते हैं, झाओ मानटिंग ने अपने फोन को घूरते हुए चिल्लाकर कहा। दुनिया बहुत बड़ी है, यकीनन यहाँ असाधारण प्रतिभा वाले लोग मौजूद हैं, पेन लियांग ने मो फैन की ओर देखते हुए कहा। अलग अलग स्कूलों के छात्रों में 5वें स्थान पर आना ही अपने आप में अविश्वसनीय है। सोचिए, हर स्कूल में कितने प्रतिभाशाली छात्र होंगे। यहाँ तक कि शीर्ष 100 में स्थान पाना भी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी होगा। शीर्ष 10 में स्थान पाना तो दूर की बात है। प्रतिभा स्वर्ग से कुछ ही चुनिंदा जादूगरों को मिलती है। बिना मेहनत के प्रतिभाशाली लोग भी बेकार हो जाते हैं। मैंने कई युवा जादूगरों को अविश्वसनीय प्रतिभाओं के साथ देखा है, लेकिन उनमें से कितने अंत में नाम कमा पाते हैं। ईर्ष्या करने लायक कुछ भी नहीं है, श्री क्यू युहुआ ने पेशेवर लहजे में व्यंग्य करते हुए कहा। श्री गु हान भी इस बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सके। प्रतिभा तो किसी परिपूर्ण चीज में केवल सजावट का काम करती है, असल में लगन से काम करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मो फैन जैसे जन्मजात दोहरे तत्वों वाले व्यक्ति के लिए यदि वो पर्याप्त मेहनत नहीं करता है, तो 3 तत्वों का होना वास्तव में एक बोझ बन सकता है, जो उसे उन्नत स्तर तक पहुंचने से रोक सकता है। एक जादूगर जो 3 तत्व होने के बावजूद उन्नत स्तर तक भी नहीं पहुंच सका, उसका क्या फायदा होगा? इसलिए अपेक्षाकृत अनुभवी लोगों के लिए प्रतिभा ही निर्णायक कारक नहीं थी। अब आपको प्रशिक्षण के तौर पर सुरक्षित क्षेत्रों से दूर भेजा जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि खतरे में पड़ने पर कोई भी आकर आपको बचाने नहीं आएगा, श्रीमती ली जिंग ने उनसे कहा। सुरक्षा नहीं, हम आप में से प्रत्येक को एक ऐसा पेन देंगे जो जादुई संकेत भेज सकता है। अगर आप खुद को फंसा हुआ पाते हैं, तो हम अतिरिक्त सहायता भेजेंगे, लेकिन पहले आपको मदद आने तक जीवित रहना होगा। ये छात्रों की भीड़ के चेहरे के भाव एकदम सख्त हो गए। पहले मौतें और चोटें लगना आम बात थी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि प्रशिक्षण शुरू होते ही सभी लोग पूरी तरह सतर्क हो जाएंगे। कोई भी जोखिम भरा काम मत करना। हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि आप कुछ राक्षसों को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, चीजें हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। श्री गु हान ने उन्हें सख्ती से चेतावनी दी। भले ही आपने राक्षसों के बारे में कक्षाएं ली हो या सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त की हो, सच्चाई ये है कि आपको पढ़ाने वाले अधिकांश शिक्षक स्वयं कभी सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर नहीं निकले हैं। यदि आप यह मान लें कि आपने जो सीखा है वो आपकी रक्षा के लिए पर्याप्त है, तो ये बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं है। खैर, बस सावधान रहना। मैं चाहता हूं कि उतने ही लोग वापस आए, श्री क्यू युहुआ ने कहा। तीनों शिक्षक हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन सभी जानते थे कि प्रशिक्षण को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि मो फैन ने अतीत में राक्षसों से लड़ाई की थी, लेकिन अन्य छात्रों की तरह ये पहली बार था जब वो सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकला था। जन्म से ही उन्हें बताया गया था कि सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर की दुनिया राक्षसों का इलाका है। यहाँ तक कि सबसे बड़े जादूगर को भी दुम दबाकर भागना पड़ता था, क्योंकि कभी पता नहीं चलता था कि कब किसी भयानक राक्षस या कई राक्षसों से सामना हो जाए। प्रशिक्षण शुरू होने पर आपको एक कार्य करना होगा। समय आने पर हम आपको सूचित कर देंगे। चूंकि आप राजधानी में हैं, अगर आपके पास कुछ बचत है, तो बेहतर होगा कि आप सुरक्षा उपकरण खरीद लें। इससे आपकी जान बच सकती है। इस आदान प्रदान कार्यक्रम में शामिल अधिकांश छात्र औसत पृष्ठभूमि से आए थे, इसलिए वे 1 या 2 उपकरण खरीदने में सक्षम थे। मो फैन जानता था कि उसके पास और उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसने विक्रेताओं के पास जाने की जहमत भी नहीं उठाई। उन्हें प्रशिक्षण की तैयारी के लिए 5 दिन दिए गए थे, इसलिए मो फैन ने उस समय का उपयोग अपने बुलाए गए जानवर को मजबूत करने के लिए करने का फैसला किया। स्पिरिट वुल्फ को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दोस्ताना मैच के दौरान स्पिरिट वुल्फ को वायलेंट मार्क वुल्फ ने बुरी तरह हरा दिया।
दोनों की ताकतें एक समान स्तर की नहीं थीं। एक ही प्रजाति के होने के बावजूद स्पिरिट वुल्फ ने युद्ध के दौरान अपना सारा गौरव खो दिया था। मो फैन को पता था कि इस लड़ाई का स्पिरिट वुल्फ पर गहरा असर पड़ा है। कुछ देर सोचने के बाद उसने स्पिरिट वुल्फ को योद्धा स्तर तक पहुंचाने में मदद करने का फैसला किया। एडवांस लेवल पर पहुंचने के बाद से लगभग 1 साल बीत चुका था। स्पिरिट वुल्फ ने खुद को बेहतर बनाने के लिए समन बीस्ट प्लेन के अंदर लगातार लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उसका अनुभव अगले लेवल पर पहुंचने के लिए काफी होना चाहिए। हिंसक मार्क वुल्फ से मिली हार के बाद स्पिरिट वुल्फ में सेवक की स्थिति से मुक्त होने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वो एक शक्तिशाली वुल्फ में विकसित होने के अवसर के लिए तरस रहा था। मो फैन भला इतनी महत्वाकांक्षी भेड़िए को और अधिक अपमानित होने देने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? इसके अलावा लू झेंगहे नाम का वह आदमी इतना घमंडी था सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक योद्धा स्तर का प्राणी था। मो फैन को उसके जैसे बदतमीज लोग सबसे ज्यादा नापसंद थे, और तो और वो इतना बेशर्म था कि हर समय मू निंगसू के आसपास ही रहता था। एक बार जब उसका स्पिरिट वुल्फ योद्धा स्तर पर पहुंच गया तो वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि लू झेंगहे अपना रवैया कैसे बरकरार रखेगा। किसी बुलाए गए प्राणी को अगले स्तर तक विकसित करना एक ऐसा काम था जिसे सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता थी। इसलिए मो फैन ने श्री कियू युहुआ से सलाह लेने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वे कुछ सहायता प्रदान करेंगे। किसी बुलाए गए प्राणी को विकसित करते समय जितनी अधिक तैयारी होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सरल शब्दों में कहें तो यदि आपका स्पिरिट वुल्फ बिना किसी सहायता के विकसित होने का प्रयास करे तो सफलता की संभावना केवल 20% होगी। उसके बाद वह अपने पूर्व रूप में लौट आएगा, जिससे वह एक साधारण सेवक श्रेणी का प्राणी बन जाएगा। श्री कियू युहुआ को मो फैन जितना अधिक देखते गए उतना ही आकर्षक लगा। वह प्रश्नों के उत्तर देने में काफी गंभीर थे। 20%, इतना कम? लॉटरी जीतना तो इससे भी आसान है। मो फैन को तुरंत ही कुछ बुरा महसूस हुआ। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके स्पिरिट वुल्फ में दृढ़ इच्छा शक्ति है, अन्यथा एक साधारण स्पिरिट वुल्फ की सफलता दर केवल 10% ही होती, श्री कियू युहुआ ने आगे कहा। तो मैं सफलता दर कैसे बढ़ा सकता हूं? मो फैन ने पूछा। क्या तुम एक बार भी क्लास में ध्यान नहीं दे सकते? भले ही तुम्हारे पास 3 अलग अलग तत्व हो, फिर भी तकनीकी रूप से तुम समनिंग स्कूल के छात्र हो। कियू युहुआ ने मो फैन को डांटते हुए सख्त स्वर में कहा, तुमने बताया था कि तुम्हारे पास वॉरियर सोल है। यह एक बढ़िया सहायक वस्तु है, इससे सफलता दर 20% तक बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ 40% है। मुझे सट्टेबाजी पसंद नहीं है, मो फैन ने कहा। भले ही उनके जैसा आकर्षक व्यक्ति हर कहानी में मुख्य नायक होता, लेकिन मो फैन को यह विश्वास नहीं था कि उनकी प्लॉट आर्मर सफलता दर को 40% से 100% तक बदल सकती है। अगर वो शर्त हार जाता तो स्पिरिट वुल्फ की ताकत में भारी गिरावट आ जाती। ये कहना मुश्किल था कि वो कब उन्नत स्तर पर वापस आ पाएगा। तरीके तो जरूर है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है, कियू युहुआ ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। आमतौर पर कुछ कारक होते हैं जो किसी प्राणी के पद का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले उनका वंश जितना ऊंचा होगा, प्राणी के उच्च स्तर पर पहुंचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। दूसरा, आत्मा जितनी मजबूत होगी, उसमें उतनी ही अधिक क्षमता होगी। तीसरा, शरीर की ताकत को आमतौर पर निरंतर युद्धों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। अगले स्तर पर पहुंचने से पहले पर्याप्त मजबूत शरीर होना सबसे बुनियादी आवश्यकता है। वंश, आत्मा और शरीर। मो फैन ने चुपचाप इन 3 महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान दिया। आपको जो योद्धा आत्मा मिली है वह आत्मा को मजबूत करने में उपयोगी है। आत्मा के मजबूत होने पर अगले स्तर पर पहुंचने की सफलता दर भी लगभग 20% बढ़ जाती है। बेशक अलग अलग गुणवत्ता वाली योद्धा आत्माएं सफलता दर को प्रभावित करेंगी। सामान्य तौर पर आपके पास जो योद्धा आत्मा है वो सफलता दर को 20% तक बढ़ा सकती है। शिक्षक, क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसकी नस्ल या शरीर में सुधार करके सफलता दर बढ़ाने के तरीके खोज सकता हूं? मो फैन ने अचानक कहा। श्री कियू युहुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर गंभीर चेहरे से कहा, इसीलिए मैंने कहा था, आपको पैसे की जरूरत होगी। योद्धा स्तर के प्राणी की वंशावली सस्ती नहीं होती। भेड़िए के शरीर को मजबूत करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो वाकई अच्छे हैं वे काफी महंगे हैं। अगर आपको उपयुक्त वंशावली मिल जाए तो सफलता दर 30% तक बढ़ सकती है। शरीर को मजबूत करने के लिए आप कई तरीकों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सफलता दर में कितनी वृद्धि होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इससे प्रक्रिया में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। ऐसा लग रहा था कि योद्धा आत्मा होना सफलता की गारंटी देने के लिए काफी नहीं था।
उसे योद्धा स्तर की वंशावली भी हासिल करनी होगी। सौभाग्य से उसके पास 10 मिलियन से अधिक की बचत थी। वो तुरंत राजधानी में स्थित मैजिक एसोसिएशन की शाखा में योद्धा स्तर के वंश की तलाश में निकल पड़ा। राजधानी में स्थित जादू संघ के पास निश्चित रूप से पर्याप्त भंडार था। भेड़िया प्रजाति से संबंधित योद्धा स्तर के किसी प्राणी को छोटे शहरों तक पहुंचाने में 10 दिन या आधा महीना भी लग सकता था, लेकिन राजधानी में ये आसानी से उपलब्ध थे। हालांकि इनकी कीमत कुछ मिलियन डॉलर थी, लेकिन मो फैन के पास अब और इंतजार करने का समय नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से 10 मिलियन की कीमत चुकाकर योद्धा स्तर की वंशावली हासिल कर ली। फिर उसने शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ अस्थि चूर्ण और एक हृदय खरीदा, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख थी। इन खरीदों के बाद उसके पास 10 लाख से भी कम पैसे बचे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो समय में पीछे चला गया हो, मुक्ति पूर्व युग में। छोटे भेड़िए, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना, कहीं तुम इस प्रक्रिया में नाकाम न हो जाओ। मो फैन को अपने बैंक खाते में पहले के शानदार 8 अंकों को मात्र 6 अंकों में बदलते देखकर लगभग अगरबत्ती जलाने और अपने आध्यात्मिक भेड़िए की पूजा करने की तीव्र इच्छा हुई। योद्धा आत्मा सफलता दर को 20% तक बढ़ा देगी। योद्धा स्तर की वंशावली इसे 30% तक और बढ़ा देगी। स्पिरिट वुल्फ ने युद्धों में लगन से प्रशिक्षण लिया था, जिससे उसका शरीर एक निश्चित स्तर तक मजबूत हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप सफलता दर में 20% की वृद्धि हुई। इन सबको मिलाकर सफलता दर वर्तमान में 70% थी, जिसमें योद्धा स्तर के भेड़िए की अस्थि राख और 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए का हृदय शामिल नहीं था। चूंकि आपके स्पिरिट वुल्फ के शरीर को पहले कभी किसी सामग्री से मजबूत नहीं किया गया है, इसलिए हड्डी का चूरा और हृदय काफी प्रभावी होने चाहिए। सफलता दर लगभग 75% होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक मध्यम स्तर के जादूगर हैं। आपके नेबुला से निकलने वाली ऊर्जा सफलता दर को 10% और बढ़ा सकती है। दूसरे शब्दों में, आपके स्पिरिट वुल्फ के सफलतापूर्वक विकसित होने की 85% संभावना है। कियो युहुआ ने सटीक आकलन प्रस्तुत किया। 85%, ये तो काफी विश्वसनीय लगता है, मो फैन ने कहा। सचमुच, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अमीर होगे। इन सामग्रियों पर कम से कम 13 मिलियन खर्च होने चाहिए थे। कियो युहुआ ने मुस्कुराते हुए मो फैन को प्रोत्साहित किया। आगे बढ़ो, कई सम्मनरों के पहले प्रयास में सफलता दर केवल 30% होती है। तुम्हारी 85% सफलता दर लगभग गारंटी देती है कि तुम्हारा स्पिरिट वुल्फ योद्धा स्तर तक विकसित हो जाएगा। मो फैन ने सिर हिलाया। कियो युहुआ के आश्वासन से वो पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। इंपीरियल कॉलेज के पास कुछ निजी प्रशिक्षण मैदान थे। मो फैन ने ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ पैसे खर्च करके उनमें से एक मैदान किराए पर लिया कि प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। वो विशाल प्रशिक्षण मैदान में अकेला व्यक्ति था। आकाश में चांदनी जैसी दरार पैदा करने वाला पैटर्न बनाते हुए स्पिरिट वुल्फ तेजी से उसके ठीक सामने उतरा। आत्मा भेड़िए ने एक दहाड़ लगाए। उसकी आवाज सामान्य से अधिक गंभीर लग रही थी, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से जानता था कि आज का दिन उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये लो, एक योद्धा आत्मा, योद्धा स्तर के भेड़िए की वंशावली, एक हृदय और अस्थि चूर्ण की एक बोतल, ये सब तुम्हें सफलतापूर्वक विकसित होने में मदद करेंगे। घबराओ मत और दबाव महसूस मत करो। आराम करो, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। शांत रहो, कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और तुम तुरंत काम पर वापस जा सकते हो। मो फैन ने अपने छोटे भेड़िए को दिलासा देने की कोशिश की। स्पिरिट वुल्फ ने एक आज्ञाकारी हस्की की तरह दहाड़ लगाई। उसकी आंखें झिलमिलाती हुई प्रतीत हुई। उसने अपना सिर नीचे किया और मो फैन से रगड़ा। मैं कोई अजनबी नहीं हूं, ये तो कुछ भी नहीं। एक दिन जब मैं उस डार्कविंग वुल्फ को फिर देखूंगा, तो मैं उसकी आत्मा, खून, हड्डियां, दिल, मांस, जो कुछ भी तुम नाश्ते के तौर पर खाना चाहो, सब ले लूंगा। भला तुम्हें मुझ पर गर्व क्यों नहीं होगा? मो फैन का बुलाया हुआ प्राणी। मो फैन मुस्कुराते हुए स्पिरिट वुल्फ के बालों को सहलाने लगा। कियो युहुआ और झाओ मांटिंग दोनों ने मो फैन को सलाह दी थी कि वह आयामी सम्मनिंग के माध्यम से बुलाए गए प्राणी पर अपने संसाधनों को खर्च न करे। सरल शब्दों में कहें तो आयामी आह्वान के प्राणी अस्थायी श्रमिकों के समान थे। उनका अपना जीवन था। यदि एक दिन वे अपने आयाम पर विजय प्राप्त कर लेते, तो वे आपके लिए काम करने को तैयार नहीं होते। इसके अलावा यह भी संभव था कि ये जीव अपने आयाम में भी मर जाएं, इसलिए निवेश बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। इसलिए अधिकांश सम्मनर अपने संसाधनों को तब तक बचाकर रखते थे जब तक वे मध्यवर्ती स्तर तक नहीं पहुंच जाते, ताकि वे उन्हें अपने अनुबंधित जानवर पर खर्च कर सकें, जिसे वे अपने बच्चे की तरह मानते थे। मो फैन भावुक व्यक्ति नहीं था। अगर रूकी बीस्ट बैटल प्रतियोगिता के दौरान स्पिरिट वुल्फ ने मुनुजियाओ के विंड डिस्क टॉर्नेडो को अपने शरीर से दूर न धकेला होता,
तो मो फैन अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के लिए भी संसाधन बचाने पर विचार करता। स्पिरिट वुल्फ वफादार और निडर था, इसलिए मो फैन को विश्वास था कि यह उसकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण साथी बनेगा। इसके विकास में मदद करना निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं था। स्पिरिट वुल्फ को इस बात का स्पष्ट रूप से एहसास था, इसलिए वह एक विशाल पिल्ले की तरह मो फैन के शरीर से अपना सिर रगड़कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर की दुनिया की तरह अन्य आयामों की दुनिया भी जंगल के कानून का पालन करती थी। अगर स्पिरिट वुल्फ विकसित हो पाता तो उसकी अपनी दुनिया में जीवित रहने की संभावना निश्चित रूप से बेहतर होती। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, मो फैन ने स्पिरिट वुल्फ से कहा। आत्मा भेड़िए ने उत्साह से भरी एक चीख निकाली। पहला चरण था उच्च कोटि के रक्त से शरीर के रक्त को शुद्ध करना, फिर आत्मा का निर्माण करना और अंत में शरीर को मजबूत बनाना। मो फैन को इस प्रक्रिया के सभी चरण अच्छी तरह याद थे, क्योंकि योद्धा आत्मा सहित हर चीज की कीमत लगभग 20 मिलियन RMB थी। अगर उसे 15% का भी नुकसान होता तो वह अपना किरदार मिटा देता। अधिकांश जादूगर अपनी अधिकांश जादुई शक्ति का उपयोग बुलाए गए जानवरों को भोजन कराने में करते थे। इसके अलावा जानवरों के विकास के लिए भी बहुत अधिक जादुई शक्ति की आवश्यकता होती थी। रक्त शुद्धिकरण एक लंबी प्रक्रिया थी। ये कुछ हद तक अस्पताल में रक्त आदान के समान थी। उसे बुलाए गए जानवर के शरीर से 50% रक्त निकालना था, फिर रक्त रूपांतरण को शुरू करने के लिए नया रक्त चढ़ाना था। इस प्रक्रिया के दौरान बेहद सावधानी बरतना जरूरी था। आखिरकार स्पिरिट वुल्फ जैसा जानवर अगर अपने खून का 50% से ज्यादा हिस्सा खो दे तो उसकी मौत हो ही जाएगी। सौभाग्य से मो फैन को अभी भी अपनी जादुई शक्तियों पर सटीक नियंत्रण रखने वाला जादूगर माना जाता था। उसने पहले उसके शरीर से सेवक श्रेणी का 50% रक्त निकाला, फिर तुरंत उसमें योद्धा श्रेणी का रक्त डाल दिया। विशेष रूप से भेड़ियों की प्रजातियों के लिए उनकी वंश परंपरा आमतौर पर बहुत उपयोगी होती थी और विभिन्न प्रकार के रक्त का आपस में असंगत होना बहुत दुर्लभ था। यद्यपि जब आत्मा भेड़िए के शरीर में ताज़ा रक्त चढ़ाया गया तो उसके शरीर में थोड़ी सी अरुचि उत्पन्न हुई, फिर भी दोनों प्रकार के रक्त सफलतापूर्वक आपस में मिल गए। शुद्ध वंश से प्राणी को अधिक शक्ति प्राप्त होती थी, इसलिए इसे हमेशा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। योद्धा स्तर के रक्त का आधा हिस्सा मिलाने के बाद मो फैन ने स्पिरिट वुल्फ को ठीक होने के लिए कुछ समय दिया। स्पिरिट वुल्फ दहाड़ा और एक बार फिर खड़ा हो गया। वो मो फैन को आगे बढ़ने का संकेत दे रहा था। वाह, क्या गजब का साहस है, मो फैन ने सिर हिलाया। आत्मा निर्माण में जोखिम अधिक होता था, क्योंकि आत्मा आमतौर पर प्राणी का सबसे कमजोर हिस्सा होती थी। इसलिए लक्ष्य की आत्मा पर हमला करने वाले मंत्र सामान्य हमलों की तुलना में 10 गुना अधिक पीड़ा पहुंचाते थे। यदि किसी प्रकार पिछली आत्मा चकनाचूर हो गई और नई आत्मा का निर्माण नहीं हो पाया तो स्पिरिट वुल्फ का अंत हो जाएगा। ये प्रक्रिया दृढ़ संकल्प की परीक्षा थी, इसलिए मो फैन मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। सब कुछ स्वयं स्पिरिट वुल्फ पर निर्भर था कि क्या वो दर्द सहन कर सकता है। आत्मा के शरीर में प्रवेश करते ही आत्मा भेड़िया पीड़ा से कराह उठा। जीवों की विभिन्न श्रेणियों के कारण यह स्पष्ट था कि उच्च श्रेणी के प्राणी की उपस्थिति निम्न श्रेणी के प्राणी को भयभीत कर देगी। किसी योद्धा की आत्मा के निम्न श्रेणी के प्राणी के शरीर में प्रवेश करने पर सबसे बुरी बात यही हो सकती थी कि उसकी आत्मा को खा लिया जाए। योद्धा आत्मा का स्तर सेवक आत्मा से कहीं अधिक था। जंगल के नियमों का पालन करने के कारण आत्मा भेड़िए के पास योद्धा आत्मा के दबाव को सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा उसकी आत्मा ही भस्म हो जाती। ऐसा होने पर वह एक चलता फिरता शव बन जाता। मो फैन एक पिता की तरह प्रसव कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। आत्मा भेड़िया दर्द से कराहता रहा। यह स्पष्ट था कि उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा हो रही थी। वह अपने दांत इतनी कसकर भींच रहा था कि न केवल उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें तोड़ देगा। उसकी चीख ऐसी लग रही थी मानो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। ये प्रक्रिया केवल 5 मिनट तक चली, लेकिन मो फैन को स्पष्ट रूप से पता था कि स्पिरिट वुल्फ के लिए ये कितना लंबा समय था। कम से कम यह अंत तक इसे सहन करने में कामयाब रहा। स्पिरिट वुल्फ हमेशा से ही दृढ़ निश्चयी था। उसने कभी मो फैन से अपने घावों को जादू से ठीक करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि घावों को अपने आप ठीक होने देने से उसकी स्वयं को पुनर्जीवित करने की क्षमता में सुधार होता। सेवक श्रेणी के जानवर के लिए यह सुधार भले ही मामूली हो, लेकिन यह उसके दृढ़ संकल्प को दिखाने के लिए काफी था। आत्मा निर्माण की प्रक्रिया के दौरान यातना झेलने से स्पिरिट वुल्फ पूरी तरह से थक चुका था। हालांकि चूंकि यह उसकी आत्मा का परिष्करण था, इसलिए कोई भी प्राणी, चाहे उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसी तरह महसूस करेगा।
हालांकि प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई थी। शरीर को मजबूत बनाने वाला चरण तीनों चरणों में सबसे आसान था। इसमें केवल हृदय और अस्थि चूर्ण का सेवन किया जा सकता था, जिससे पिछले चरणों में खोई हुई ऊर्जा की भरपाई भी हो जाती थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद स्पिरिट वुल्फ ने मो फैन पर चिल्लाया, क्या अब आप विकसित होने की योजना बना रहे हैं? मो फैन ने पूछा। स्पिरिट वुल्फ ने सिर हिलाया। ठीक है, हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। अंततः सबसे महत्वपूर्ण चरण आ गया था। तीनों सुधार हो जाने के बाद स्पिरिट वुल्फ के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वो इन सुधारों के ताज़ा प्रभाव के दौरान ही विकसित हो जाए। स्पिरिट वुल्फ इस शानदार अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। मो फैन अपनी ऊर्जा स्पिरिट वुल्फ को स्थानांतरित कर रहा था और बाकी सब कुछ स्पिरिट वुल्फ के हाथों में था। स्पिरिट वुल्फ प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच खड़ा था। पसीने के कारण उसके शरीर से तेज गंध आ रही थी। उसका शरीर पहले की तरह मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। आत्मा भेड़िए ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर जोर से दहाड़ा। प्रशिक्षण मैदान में वो ध्वनि गूंज उठी क्योंकि उसके शरीर से फूटकर निकली आभा ने हवा का एक भयंकर झोंका उत्पन्न किया, जिसने पूरे स्थान को अपनी चपेट में ले लिया और उसके फर को बिखेर दिया। मो फैन ने पहले भी इस प्रक्रिया को देखा था। यह एक परित्यक्त निर्माण स्थल के पास हुआ था, जहां उसने एक आंख वाले जादुई भेड़िए को 3 आंख वाले जादुई भेड़िए में बदलते हुए देखा था। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति दम घोटने वाली थी। यहां एक जाना पहचाना दृश्य घट रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्पिरिट वुल्फ की आभा वन आइड मैजिक वुल्फ की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये काफी तर्कसंगत भी था, क्योंकि एक आंख वाले जादुई भेड़िए ने भूमिगत पवित्र झरने का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पिया था। इससे केवल एक आंख वाले जादुई भेड़िए की आत्मा को ही शक्ति मिली, लेकिन उसके अन्य गुणों में कोई सुधार नहीं हुआ। स्पिरिट वुल्फ ने दूसरी बार दहाड़ मारी। इस बार उसके शरीर से एक और भी अधिक शक्तिशाली बल निकला। ये पिछली लहर में छिपी हुई ज्वार भाटे की शक्ति थी, जिसने मध्यवर्ती स्तर का जादूगर होने के बावजूद मो फैन को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चारों ओर धूल उड़ रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। हालांकि मो फैन को स्पिरिट वुल्फ के चारों ओर एक बवंडर बनता हुआ दिखाई दिया। यह आभा, क्या इसने काम किया? मो फैन ने खुशी से कहा और अपने हाथों से धूल से अपनी आंखों को बचाया। उसकी आभा मात्र से ही एक योद्धा स्तर के प्राणी की उपस्थिति का प्रतीक था। सेवक श्रेणी के प्राणियों में वास्तव में कोई आभा नहीं होती थी। वे केवल अपने विशाल कद और क्रूर रूप से कमजोर प्राणियों को ही डरा सकते थे। हालांकि एक बार जब कोई प्राणी योद्धा स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसके पास एक आभा ऑरा आ जाती है, जिसे प्राणी के चारों ओर एक प्राकृतिक क्षेत्र माना जा सकता है। यह आसपास के प्राणियों को भयभीत कर सकती है, या यहाँ तक कि मध्यवर्ती स्तर के जादूगरों के मंत्रोच्चार को भी बाधित कर सकती है। तीसरी चीख सुनाई दी। इस बार मो फैन आसानी से समझ गया कि आवाज अलग थी। चीख सुनकर उसके कान भी झंझना उठे। धूल अभी भी हवा में थी। उसे पता चल गया था कि स्पिरिट वुल्फ पहले से काफी बड़ा हो गया है। ये लगभग 4 मीटर लंबा था। जैसे ही उसकी दृष्टि को ढकने वाली धूल छटी, वो स्पिरिट वुल्फ के असली रूप को देख सका, जिसे केवल मोहक ही कहा जा सकता था। पहले स्पिरिट वुल्फ का रूप एक जानवर जैसा था। ये क्रूर और निर्दयी दिखता था, और इसकी एकमात्र खास बात इसका नीला फर था। अब आकार के अलावा इसका रूप रंग भी काफी संतुलित हो गया था। इसकी गर्दन, कंधों, पीठ और पूंछ की मांसपेशियां पहले से कहीं अधिक सुडौल हो गई थीं। इसके मांसल अंग भी अधिक पतले हो गए थे, इसलिए अब ये खूंखार नहीं, बल्कि अधिक सुंदर और आकर्षक दिखता था। मो फैन इस बदलाव को देखकर काफी हैरान रह गया। आखिर कोई भी प्राणी आमतौर पर अपने पुराने गुणों को ही बरकरार रखता है, चाहे वो ताकत हो या फुर्ती। मो फैन को उम्मीद थी कि स्पिरिट वुल्फ और भी ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो जाएगा, लेकिन वो तो फुर्तीला, बुद्धिमान और आकर्षक बन गया। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती थी, जो सिंदूर के संपर्क में आता है वो लाल हो जाता है। इसका स्वामी सचमुच हवा में लहराता हुआ एक अनमोल वृक्ष था, और अब तो उसका बुलाया हुआ जानवर भी उसके पदचिन्हों पर चलने को उत्सुक था। एक अपार्टमेंट के अंदर श्री कियू युहुआ बैठक कक्ष में दुनिया के रहस्यों पर आधारित एक किताब हाथ में लिए बैठे थे। हालांकि उनका ध्यान उस पर केंद्रित नहीं हो पा रहा था। वो अक्सर दुनिया के रहस्यों में खो जाता था, जैसे कि मिस्र के पिरामिडों के भीतर स्थित मृतकों के साम्राज्य पर बनी वृत्तचित्र। दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए उसमें हमेशा पढ़ने की तीव्र इच्छा रहती थी। हालांकि वो बेचैन महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे अभी अभी अपने पुराने साथी से नई जानकारी मिली थी। भले ही इसकी सत्यता की पुष्टि अभी भी हो रही थी, लेकिन उसने नए जादुई तत्व के बारे में पहले भी इसी तरह की खबर सुनी थी।
पुराने प्रोफेसर जी, आज मैंने मो फैन को कहीं क्यों नहीं देखा? श्री गु हान ने पूछा। ओह, वो प्रशिक्षण मैदान में गया है। वो अपने स्पिरिट वुल्फ को विकसित करने की कोशिश कर रहा है, श्री कियू युहुआ ने उत्तर दिया। शेन मिंगशियाओ और लुओ सोंग भी संयोगवश उसी कमरे में मौजूद थे। लुओ सोंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, सफलता की संभावना बहुत कम है और उसके स्पिरिट वुल्फ में कुछ भी खास नहीं है। ऐसा लगता है कि वह प्रक्रिया में असफल हो गया है, क्योंकि वो काफी समय से अनुपस्थित था। शेन मिंगशियाओ चुप रहा। मो फैन का नाम सुनते ही उसे बेहद ईर्ष्या महसूस होने लगी। ये जानकर बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मो फैन जैसे नीच व्यक्ति के पास जन्मजात दोहरी तत्व शक्तियां थीं। चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। अगर वो किसी दुर्घटना में शामिल हो गया तो ये बुरा होगा, श्री गु हान ने सुझाव दिया। जरूर। शेन मिंगशियाओ और लुओ सोंग ने आपस में एक दूसरे की ओर देखा। फिर शेन मिंगशियाओ ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। वे दोनों गु हान और कियू युहुआ के पीछे पीछे प्रशिक्षण मैदान तक गए। मो फैन द्वारा प्रशिक्षण मैदान की बुकिंग समाप्त हो जाने के कारण प्रवेश द्वार स्वतः ही खुल गया। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उन्हें तुरंत जलने की गंध महसूस हुई और साथ ही गर्म हवा का एक झोंका उनकी ओर तेजी से बढ़ा। धत तेरे की, क्या उसका बुलाया हुआ जानवर बेकाबू हो गया? गु हान ने चिंता भरी नजरों से कहा। यह स्पष्ट था कि आसपास लगी आग मो फैन के जादू का नतीजा थी। वो किसी चीज से लड़ रहा था। ऐसा होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इस बात की आशंका है कि योद्धा आत्मा उस सेवक श्रेणी के प्राणी की आत्मा को भस्म कर लेगी जिसमें वह प्रवेश करती है। परिणामस्वरूप बुलाए गए जानवर की आत्मा पर जादूगर द्वारा छोड़ा गया चिन्ह मिट जाएगा, जिससे वह अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर सकेगा। मुझे उसे चेतावनी देनी चाहिए थी कि बुलाए गए जानवर को विकसित होने में मदद करना वास्तव में बेहद खतरनाक है और उसके संसाधनों की बर्बादी है। श्री गु हान ने अपनी गति बढ़ा दी। उन्हें चिंता थी कि मो फैन खतरे में पड़ सकता है। ये सुनकर लुओ सोंग और शेन मिंगशियाओ की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत बढ़िया है। अगर उस नीच के बुलाए गए जानवर ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो न केवल वह उस पर से अपना नियंत्रण खो देगा, बल्कि उसे भारी मात्रा में धन का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। चारों का समूह सीधे प्रशिक्षण मैदान में पहुंचा और उन्होंने मैदान के अंत के पास मो फैन को देखा, जिसके पैरों के नीचे आग की लपटें उठ रही थी और उसकी आकृति से एक दुर्जेय आभा निकल रही थी। लौ के दूसरी ओर काले फर वाला एक भव्य प्राणी खड़ा था। उसका शरीर सुंदर होने के साथ साथ भयावह भी था। उसके अंगों का रंग चंद्रमा जैसा था और ऐसा लग रहा था मानो वो चांदनी रात में जगमगाते बादल के ऊपर फुर्ती से चल रहा हो। उन्होंने उसके सिर की ओर देखा और पाया कि उसके दांत भेड़िए के बजाय कृपान दांत वाले बाघ के दांतों जैसे थे, जो उसके जबड़े को मुखौटे की तरह सुरक्षित रखे हुए थे। उनका रंग उसके अंगों जैसा ही था, एक मनमोहक दृश्य। ये कियू युहुआ ने अपना चश्मा उतारा और उस प्राणी को भावहीन निगाहों से घूरने लगा। गु हान आत्मा प्राणी की प्रजातियों से ज्यादा परिचित नहीं था, लेकिन पहली नजर में ही वो समझ गया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। यहाँ तक कि उसने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि जब वह एक उन्नत जादूगर बनेगा, तो क्या उसे भी एक सम्मन बनना चाहिए, ताकि उसे भी एक शानदार दिखने वाला सम्मन किया हुआ प्राणी मिल सके। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, कियू युहुआ ने आखिरकार उत्साह के साथ उस जीव का नाम पुकारा। ये सचमुच स्विफ्ट स्टार वुल्फ है, भेड़ियों की सबसे फुर्तीली प्रजाति। तो क्या इसका मतलब ये है कि मो फैन द्वारा बुलाया गया जानवर सफलतापूर्वक विकसित हो गया है? गु हान ने आश्चर्यचकित भाव से उस सुंदर प्राणी को देखा। एक योद्धा स्तर का प्राणी कुछ मध्यम स्तर के जादूगरों की ताकत का मुकाबला कर सकता था, इसलिए योद्धा स्तर के प्राणी वाले किसी भी सम्मन को समान आयु के जादूगरों से द्वंद्वयुद्ध करने में निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। ठीक वैसे ही जैसे लू झेंगहे अपने योद्धा स्तर के प्राणी के साथ 3 विरोधियों को रोकने में सक्षम था। शेन मिंगशियाओ और मो नुजियाओ मध्यम स्तर के जादूगरों में अपेक्षाकृत प्रतिभाशाली थे, लेकिन फिर भी उन्हें इससे लड़ने में कठिनाई हुई। हालांकि सेवक वर्ग के जादूगरों को योद्धा स्तर तक पहुंचने के लिए अन्य तत्वों वाले जादूगरों की तुलना में कई गुना अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी। जब मो फान पहली बार संस्थान में आया, तो उसने अपने स्पिरिट वुल्फ के बल पर सभी को पछाड़ दिया। हालांकि पिछले 1 साल में स्पिरिट वुल्फ में ज्यादा सुधार नहीं हुआ, जिससे हर रैंक बढ़ने पर ताकत में भारी अंतर स्पष्ट हो गया। भाग्य भी एक सम्मन की सफलता को निर्धारित करने वाला एक बड़ा कारक था, जिसके कारण वह या तो देवता बन जाता था या फिर एक तुच्छ प्राणी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मो फैन निश्चित रूप से अब पहले वाला व्यक्ति बन चुका था। एक योद्धा स्तर के जानवर का होना उसकी ताकत को केवल कुछ दर्जन प्रतिशत तक ही नहीं बढ़ाता था, बल्कि कई गुना बढ़ा देता था। श्री गु हान, प्रोफेसर कियू युहुआ, आप यहाँ हैं। मैं अपने नए बुलाए गए जानवर के साथ अभ्यास कर रहा हूँ।
मो फैन के शरीर पर मंडरा रही ज्वालाएं गायब हो गईं और उसने मुस्कुराते हुए दोनों शिक्षकों का अभिवादन किया। मो फैन, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका क्या विचार है? आपके स्विफ्ट स्टार वुल्फ की ताकत कैसी है? कियू युहुआ ने खुशी से पूछा। मो फैन अपने स्विफ्ट स्टार वुल्फ के साथ दोस्ताना मुकाबला कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे लड़ाई को बराबरी पर लाने के लिए अपने शेडो एलिमेंट का सहारा लेना पड़ा। वो इतना तेज था कि आसानी से उसके थंडरबोल्ट यक्ष को चकमा दे सकता था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि जीवन मरण की स्थिति में वो उसे हरा पाएगा या नहीं। अगर मैं स्विफ्ट स्टार वुल्फ को हरा नहीं पाता तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जाहिर है, यह मेरा बुलाया हुआ जानवर है। मैं इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को हराने दूंगा जो मुझसे असहमत हो। बहुत शक्तिशाली, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे रोक पाऊंगा, मो फैन ने पूरी ईमानदारी से कहा। हाँ, तुम्हारे जैसे पागल ही अकेले स्विफ्ट स्टार वुल्फ से लड़ सकते हो। बाकी सब तो कुछ ही मिनटों में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। स्विफ्ट स्टार वुल्फ को भेड़ियों की प्रजाति में सबसे मुश्किल जीव माना जाता है। उचित तैयारी के बिना मध्यम स्तर के जादूगरों का समूह भी स्विफ्ट स्टार वुल्फ को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। बूढ़ा प्रोफेसर मो फैन के नए बुलाए गए जानवर से काफी प्रभावित लग रहा था। मो फैन ने अपनी भौहें उठाते हुए स्विफ्ट स्टार वुल्फ के फर को धीरे से सहलाया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ताकतवर हो। स्विफ्ट स्टार वुल्फ के पास एक अनोखी क्षमता भी है, खांसी, आपको इसे जानने के लिए समय लेना चाहिए। अब चलिए बाकी लोगों को बुलाते हैं। मो फैन की सफलता का जश्न मनाने के लिए मैं सबको खाना खिलाऊंगा। बूढ़ा प्रोफेसर बेहद खुश था। मो फैन की ओर उसकी निगाहें वैसी ही थी जैसे किसी संतुष्ट दामाद की होती है। वैसे जब वे पहली बार जियामेन से शंघाई जाने वाली ट्रेन में मिले थे तो कियू युहुआ को शुरू में लगा था कि मो फैन सिर्फ बकवास करता है, इसलिए उसने उसे एक अविश्वसनीय छात्र मान लिया था। लेकिन 2 साल बीतने के बाद उस युवक ने काफी तरक्की कर ली थी। ये देखकर वह हैरान रह गया। उसे अपनी पोती से उस लड़के का परिचय कराने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो भविष्य में जरूर एक बड़ा आदमी बनेगा। गु हान भी किन नान को बधाई दे रहा था, लेकिन उसकी निगाहें स्विफ्ट स्टार वुल्फ से हटी ही नहीं। उसके भावहीन चेहरे के पीछे प्रशंसा का भाव छिपा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़कर लड़ाई के दौरान थोड़े बिखरे हुए उसके बालों को सहलाने लगा। उसके लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने गु हान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, मानो कह रहा हो, कृपया मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। लुओ सोंग और शेन मिंगशियाओ दोनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और वे विकृत दिख रहे थे। धिक्कार है, मो फैन कितना भाग्यशाली हो सकता है। उसने अपने बुलाए हुए जानवर को सफलतापूर्वक विकसित करने में भी कामयाबी हासिल कर ली। उसके अग्नि और बिजली के तत्व पहले से ही बेमिसाल थे और अब स्विफ्ट स्टार वुल्फ अकेले ही लड़ने के लिए काफी शक्तिशाली हो गया था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने गहरी सांस ली और उसकी काली आंखें लुओ सॉन्ग को घूरने लगीं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने लुओ सॉन्ग को पहचान लिया हो, क्योंकि वही था जिसने मो फैन द्वारा पहली बार बुलाए जाने पर उसे तंग किया था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ आगे बढ़ा और अपना सिर लुओ सॉन्ग की ओर घुमाया। उसकी पिछली सांसें ठीक उसी की ओर निर्देशित थीं, मानो वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। अरे मोटे, मेरे स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने कहा है कि वो तुम्हारे साथ कुछ राउंड खेलना चाहता है, मो फैन ने मुस्कुराते हुए लुओ सोंग से कहा। लुओ सोंग को आखिरकार कुछ समझ आया और वह तुरंत पीछे हट गया। उसने हाथ हिलाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं नहीं जाऊंगा। इस बार लुओ सोंग टिक नहीं सका। शेन मिंगशियाओ, जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, भी हिंसक निशान वाले भेड़िए के सामने कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा गया था। ऐसा लग रहा था मानो स्विफ्ट स्टार वुल्फ हिंसक निशान वाले भेड़िए से भी अधिक शक्तिशाली हो, इसलिए लुओ सोंग के लिए उसके सामने टिक पाना नामुमकिन था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने तिरस्कार के भाव के साथ लुओ सोंग पर एक और गर्व भरी नजर डाली। लुओ सोंग की मुस्कान जम गई। असल में उसे एक भेड़िए द्वारा अपमानित किया जा रहा था। तारों से जगमगाते विशाल भूभाग पर नीले सींगों वाला एक विशालकाय जानवर उस दिशा में दौड़ रहा था जिधर एक सफेद रेलगाड़ी जा रही थी। वो जानवर बेहद तेज था। उसने जल्दी ही रेलगाड़ी को पीछे छोड़ दिया और अंततः उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। पापा, देखिए, ये गॉडजिला है। एक छोटी लड़की रेलगाड़ी के डिब्बे की खिड़की से उस विशालकाय जानवर को हैरानी से देखती रही। हे भगवान, ये तो एक शैतानी जानवर है। लड़की के पिता ने चीख मारी और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। भले ही रेलगाड़ी का रास्ता सुरक्षित क्षेत्र के भीतर ही था, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि किसी भी तरह से घुसपैठ करने वाले राक्षसी जीवों से वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। वरना अचानक प्रकट हुए उस विशालकाय जीव की व्याख्या कैसे की जा सकती थी?
चीख ने तुरंत यात्रियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने तुरंत खिड़की के बाहर मौजूद विशालकाय जीव की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। अगर उन्हें पता न होता कि वह क्या है, तो वे उसे उड़ता हुआ पहाड़ समझ बैठते। सभी लोग कृपया शांत रहें। ये सिर्फ एक अनुबंधित जानवर था। एक वरिष्ठ शिकारी पास ही ड्यूटी पर है। वो फिलहाल रेलवे की जांच कर रहा है। रेलगाड़ी के कंडक्टर ने स्पीकर के माध्यम से घोषणा की। तो यह एक अनुबंधित राक्षस है जिसने मुझे बुरी तरह डरा दिया। वो सम्मना तो कमाल का है, मैंने उसे जानवर के सिर पर खड़े देखा। ये है एक वरिष्ठ शिकारी, इनके सामने कमांडर स्तर के जीव भी कुछ नहीं है। वो नीला जानवर संभवतः कमांडर स्तर का ही है। नीली गाड़ी के दूर जाते ही सफेद रेलगाड़ी का डिब्बा पीछे छूट गया। हालांकि यात्रियों को ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक वरिष्ठ शिकारी को रेलवे की जांच करने के लिए आना पड़ा। आधी रात के सन्नाटे में अचानक एक आवाज सुनाई दी। सीनियर हंटर, मैं लक्ष्य के बहुत करीब नहीं जा सकता। उसने जो ताकत दिखाई है, उसके सामने मैं 5 मिनट भी टिक नहीं पाऊंगा। चांदनी की हल्की रोशनी से आसपास का कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। ध्यान से देखने पर हवा में एक आकृति उड़ती हुई दिखाई दी। वह आकृति लगभग 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर गति से उड़ रही थी। उसकी पीठ से निकले हुए मजबूत पंख चांदनी में बेहद चमकदार लग रहे थे। हर बार फड़फड़ाने पर वे अपने पीछे हवा का एक जोरदार झोंका छोड़ जाते थे। इसे नजर से ओझल मत होने देना, मैं अभी आता हूं, सीनियर हंटर ने संचार उपकरण के माध्यम से जवाब दिया। सेना ने जो गड़बड़ की है, उसके बाद हमें उनकी सफाई करने की क्या जरूरत है? ये सुरक्षित क्षेत्र से बाहर जा रही है। क्या मुझे पीछा करना जारी रखना चाहिए? चमड़े की जैकेट पहने उस आदमी ने तीखी आवाज में बड़बड़ाया। जब मैं सेना में था, तब मैं पूरे प्रोजेक्ट के प्रभारी लोगों में से एक था। हालांकि यह असंभव है कि कोई भी जीवित बचा हो। यही सबसे बड़ी समस्या है जिसका हमने सामना किया, सीनियर हंटर ने जवाब दिया। पंखों वाले आदमी ने आह भरी। तुम लोगों ने इसे शुरू ही क्यों किया, जब तुम्हें पता था कि यह काम नहीं करेगा? इस विकृत राक्षस को देखो, इससे निपटना कितना झंझट भरा है। इसके अलावा ये परियोजना भी मानवीय नहीं है, क्योंकि हर बार असफल होने पर एक जादूगर की जान चली जाती है। ये लंबे समय बाद जादू के क्षेत्र में मिली पहली बड़ी सफलता है। बुजुर्ग लोग कभी हार नहीं मानेंगे। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, वरिष्ठ शिकारी ने कहा।